आंसर आला कट करंट। नमस्कार। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आओ तापी नदी को जाने ये वेबिनार सीरीज कैसे शुरू हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर बैकग्राउंड रखना चाहूंगा। हमारे मेंटर महाराष्ट्र जल बिरादरी के डॉक्टर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने इन कोरोना फर्स्ट वेव 2020 में आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज शुरू की थी, जिसमें लगभग 44 से भी ज्यादा वेबिनार्स का हर वीक में जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो उसमें ऐसे तय हुआ कि हम आओ नदी के जाने के अंदर जल बिरादरी के साथ मिलकर हम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से लेके वर्धा तक यात्रा निकालेंगे, पैदल यात्रा। लेकिन क्या हुआ कि वो यात्रा कोरोना सेकंड वेव के वजह से कैंसिल करनी पड़ी। तो फिर ऐसे तय हुआ कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते हैं। तो अप्रैल 2021 में नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा शुरू हुई थी अप्रैल 2021 में। फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट के बाद हर हफ्ते में 2 दिन एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसे महाराष्ट्र के 36 जिलों की यात्राएं जल बिरादरी ने अरेंज की थी ऑनलाइन माध्यम से। और मेरा भाग्य है कि मैं उसमें लगभग सभी 90% से भी ज्यादा वेबिनार में शामिल हुआ उस टीम के साथ। तो ऐसे हुआ कि जब जलगांव, धुलिया, नंदुरबार और बुल्ढाना, ये 4 जिलों की यात्राएं संपन्न हुई, तब ऐसे तय किया गया कि जैसे आओ नदी को जाने वेबिनार शुरू है, वैसे हम आओ तापी नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज शुरू करते। तो इसकी शुरुआत मई 2021 में हमारे सारे टीम ने किया। और पहला जो वेबिनार, मैं जस्ट यहाँ पर एक जो आज तक के वेबिनार हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। तो मई 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जब ये जब ये शुरुआत हुई तो पहला जो हमारा वेबिनार था जलगांव जिले से ही शुरू हुआ। जलगांव जिले का जामनेर तहसील में गाड़ेगांव जो विलेज है, जो मॉडल विलेज बनाया है एनजीओ और पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ। तो उससे हमारे ये वेबिनार सीरीज का शुरू हुआ, आओ तापी नदी को जाने। और मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील होता है कि आज तक लगभग 84 वेबिनार हुए हैं। और 84 वेबिनार में तीनों राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हमारे लगभग 125 से भी ज्यादा महानुभाव, जिनका जमीन के ऊपर जल, जंगल, जमीन, जानवर, इस एरिया में उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उनका एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर सुनने को मिला, सीखने को मिला। और ये ऑनलाइन के माध्यम से ये एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का हमें मौका भी मिला। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारी वक्ता डॉक्टर सोनल महाजन मैडम, इनका परिचय करने के लिए शायद से मैडम लेट हो गए, 1-2 मिनट में आएंगे। जो हमारे साथ हमारे साथी है रूपाली मैम, शायद उनका कनेक्शन चला गया है। 1-2 मिनट राह देखते हैं। तब तक मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष कहा जाता है। तो उनका कहना है कि जब भी हम सोसाइटी में काम करते, रिवर बेसिन में काम करते, तो अ, 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि संत, शासन, महाजन और समाज। संत यानी कि जो भी लोग जल, जंगल, जमीन, जानवर, इस माध्यम से नदी का, प्रकृति का काम करते हैं, वो सभी को वो संत ऐसे कहते हैं।
इसके अलावा वो कहते हैं कि शासन भी इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि महाजन चाहिए। महाजन यानी कि जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे कि हमारे आज के टर्म में CSR फंड देने वाले हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियर है, तो उसके लिए मदद करना, इसलिए महाजनों की भी जरूरी रहती है। और चौथा है समाज, जिनके लिए हमें काम करना है उनका भी पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ऐसे चारों लोग जब इकट्ठा मिल जाते हैं, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स इन रिवर बेसिन। सो इस तरीके से हमारा ये आओ तापी नदी को जाने वेबिनार में हम काम कर रहे हैं। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं, तो हमें आज तक, जैसे मैंने कहा कि 125 से भी ज्यादा महानुभाव मिले। इसके अलावा अलग अलग ग्रुप मिले, जैसे कि भूजल वारकरी हो, या फिर मिशन 500 लीटर्स हो। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स, आर्ट ऑफ लिविंग, इसके अलावा गायत्री परिवार, और अलग अलग टाइप के जो उनके कार्य है। फॉर एग्जांपल हनी बीज वाले मिले। इसके अलावा कमल वाले बाबा की जो पूरे लोटस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जगह जगह जाते और वहाँ पर प्लांटिंग करते हैं, जो भी लोटस का है। ऐसे भी महानुभाव हमें मिले। कोई वेस्ट मैनेजमेंट में, कोई हाइजीन के मैनेजमेंट में। ऐसे अलग अलग तरीके से लोग हमसे जुड़ते गए। और तीनों राज्यों से जब ये सारे लोग जुड़ते हैं, तो एक दूसरे का आइडेंटिफिकेशन हमें इसमें होता है। और हम इस तरीके से नदी संसद बनाने के लिए धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमें गाइड करते हैं। मैं एक शायद से वो मैडम का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं खुद ही हमारे आज के वक्त डॉक्टर सोनल मैडम का परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर सोनल महाजन मैडम, अ, ये जलगांव का बहुत ही जो माना हुआ कॉलेज है, MJ कॉलेज। वहाँ का जो जो MJ कॉलेज है, वहाँ का योगा थेरेपी सेंटर है, वहाँ पर मैम डायरेक्टर है। और पिछले 27 सालों से, यानी कि लगभग 2 डिकेड से भी ज्यादा, वो इस फील्ड में है। उन्होंने मास्टर इन योगिक साइंस, MA योग शास्त्र से, वो भी विद डिस्टिंक्शन, यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र से वो पास आउट हुए हैं। इसके अलावा उनके अलग अलग, जैसे कि नेचुरोथेरेपी, योगा थेरेपी, योगा टीचर, और इसके अलावा वो काउंसिलर भी हैं। और उनका और एक की वो 3rd डिग्री रेकी मास्टर भी है। यानी कि हर क्षेत्र में जो जो क्षेत्र में उनको कार्य करना है, उन सभी का ट्रेनिंग उन्होंने खुद लिया है। और बहुत सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर सोनल महाजन मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो भी मार्गदर्शन है यहाँ पर शेयर करें। मैम, मैं शेयर करूँ यहाँ से प्रेजेंटेशन, क्या आप कर रहे हैं? चलेगा सर, आपने भी शेयर किया तो यस। कोई दिक्कत। नमस्कार डॉक्टर गिरीश बोरसे सर, वेलकम। पाटिल वर्षा मैडम, सोपान केंडे सर, वेलकम। जस्ट 1 मिनट, आई विल शेयर। क्या हम थैंक यू शुरू करें? सर। सर, क्या शुरू करना है?
आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ हाँ, हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा ओके, है सर। नाउ यू कैन स्टार्ट। नमस्कार। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। वैसे तो मेरा जो जो विषय है वो है नेचर क्योर, प्राकृतिक चिकित्सा। लेकिन जब सर से मेरी बात होती होती है तो हमेशा प्रकृति और जो काम, आज इतना बड़ा काम आप सब लोग मिलके कर रहे हैं, ये जो तापी नदी के बारे में ये सब काम चल रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत बड़ा काम आपके संस्था द्वारा चल रहा है। तो ये सब जान के बहुत इंस्पिरेशन मिला। और सर से बात करते करते हम इस विषय को लेने के बारे में हमने तय किया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि निसर्गोपचारक होते हुए निसर्ग और अपना अपना आरोग्य, अपना स्वास्थ्य, इन दोनों का आपस में कैसा संबंध है, ये जानना एक अलग तरीके से काफी इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अ, हमारी जो हमारा जो ब्रह्मांड है, सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसे माना जाता है कि संपूर्ण भौतिक जगत, अपना दृश्यमान जो ब्रह्मांड है, वो मैम आप सभी बोलेंगे तब सजीव। मैं, मैम जस्ट 1 मिनट, आप जब बोलोगे तब मैं नेक्स्ट करूंगा, प्लीज। नेक्स्ट। ओके ओके, सो सर नेक्स्ट। नेक्स्ट, यस। तो हमारा जो ये शरीर है, हमारा ये संपूर्ण दृश्यमान ब्रह्मांड है, ये सभी ब्रह्मांड के सभी सजीव निर्जीव पदार्थ तथा हमारे शरीर में जो विद्यमान जो भी सब चीजें हैं, वो सांख्य दर्शन के अनुसार 5 मुख्य मूल द्रव्यों से बने हुए हैं। और सृष्टि के इन 5 मूल तत्वों को पंच महाभूत तत्व कहा जाता है। और हमें इन पंच महाभूत तत्वों के बारे में ही आज थोड़ा सा जानना है, क्योंकि हमें पता है हमारी सृष्टि का जो मूल है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। आपको स्क्रीन पे ये 5 तत्व दिख रहे हैं। अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है और जल तत्व है। सर नेक्स्ट। तो इन 5 तत्वों के सम्मेलन से, उनके एकत्रीकरण से हमें प्रकृति का हर चीज, प्रकृति की इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई हम पाते हैं। तो इन 5 तत्वों से, जिन 5 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। और जिन 5 तत्वों से शरीर बना है, तो उन्हीं तत्वों का उपयोग करके हम इस शरीर को ठीक कर सकते हैं। और इसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? चिकित्सा माने उपचार, ये हम सब जानते हैं। तो प्रकृति और उपचार, इसका जो मेल है उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। प्रकृति में जो भी घटक है, उनमें से कुछ सजीव घटक है, कुछ निर्जीव घटक है। और सजीव निर्जीव दोनों तरह के द्रव्यों से, तत्वों से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। और इस सृष्टि का एक घटक होने के कारण हम भी, मतलब मानवीय शरीर भी, और हर सजीव की उत्पत्ति इन्हीं 5 तत्वों द्वारा हुई है। प्रकृति के इन 5 तत्वों का उपयोग करके हम हमारे शरीर में उत्पन्न हुए विभिन्न रोगों का इलाज बहुत ही आसान तरीके से और कारगर तरीके से कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है पंच महाभौतिक चिकित्सा,
और ये इसीलिए कहा जाता है, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा को पंच महाभौतिक चिकित्सा प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इन 5 तत्वों द्वारा ही हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है, हो सकता है। अभी हम 5 तत्वों का हमारे शरीर से कैसा संबंध है, या शरीर के भीतर ये 5 तत्व किस प्रकार से उपस्थित है, इसके बारे में जानेंगे, और तभी हम निसर्गोपचार को समझ सकेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका जो अभियान है वो जो है जल, जंगल, जमीन, जानवर और पर्यावरण, इनका रक्षण करने अभियान है, और इसका और नेचर क्योर का क्या संबंध हो सकता है। तो नेचर क्योर मतलब हमारे हर बीमारी को, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, हमारी हर बीमारी को ठीक करने के लिए बिना दवाई जो चिकित्सा हम अपने आप कर सकते हैं, जो टोटली नेचुरल है, जो टोटली नेचर से जुड़ी हुई है, उस चिकित्सा को जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। पंच महाभूत तत्व कौन कौन से है? पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी, जल तत्व अर्थात पानी, सूर्य प्रकाश जिसे हम धूप भी कह सकते हैं, इसे हम तेज तत्व कहेंगे, वायु मतलब हवा जो हमारे इर्द गिर्द सभी जगह पे है, और आकाश तत्व ये सभी तत्वों को धारण करने वाला तत्व है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर में मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जानना हमें और दूसरे एंगल से इसे जानना और हम इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको एक संज्ञा में बांधा हुआ है, पिंडी से ब्रह्मांडी, मतलब पिंड मतलब शरीर, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, और जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में हर जगह पे पाया जाता है। मतलब हम प्रकृति का एक अंश है, ये चीज जो है ये इसमें से हमें स्पष्ट होती है। पृथ्वी पर जो भी सब जीवित चीजें हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से बनी है, और मानवीय शरीर भी इन्हीं 5 मुख्य तत्वों का अंश मात्र है। इसीलिए मानव शरीर को कोई भी क्षति पहुंची हो, उसमें कोई जिसे हम बोल सकते हैं नादुरुस्ती हो गई हो, तो उसकी मरम्मत करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, अगर किसी रोग का, बीमारी का शिकार हम हो गए हैं, तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, और इन्हीं 5 तत्वों का इलाज के तौर पर उपयोग करके हम अपने शरीर को बहुत आसानी से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की उत्पत्ति इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। और हम बोलते हैं कि शरीर मिट्टी से बना है और इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये क्यों बोला जाता है, ऐसी कहावत क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का, हमारे अस्तित्व का, मतलब फिजिकल अपीयरेंस का अंत भी इन्हीं 5 तत्वों में हो जाता है। तो ये चीज समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, तब तक मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमें कोई हमारे सोने की चीज है और वो टूट गई है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए हम सोनार के पास ही जाएंगे। कोई लकड़े की चीज अगर टूट गई है या खराब हो गई है या हमें बनवानी है, तो उसके लिए हमें लकड़ी ही लगेगी। तो वैसे ही जिन चीजों से हम बने हैं, हमारा शरीर बना है, तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम उस शरीर की जो मरम्मत है वो करवा सकते हैं, और यही तत्व यहाँ पे कारगर सिद्ध होता है। और इसी को जानना हमें पिंडी से ब्रह्मांडी
और ब्रह्मांड और पिंड इसमें जो साधर्म्य है इसको जानकर हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। हमारा शरीर जो हम हाइट है उसके बहुत ही मजबूत है, ये किसके कारण है? तो ये हमारे भीतर जो पृथ्वी तत्व है उसके कारण है। तो कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हम पहले पृथ्वी तत्व को समझ लेते हैं। पृथ्वी के सभी ठोस तत्वों में से प्रमुख तत्व, नेक्स्ट स्लाइड सर, प्रमुख तत्व पृथ्वी तत्व है। और यही नियम मानवी शरीर को लागू होता है। इसलिए हमारे शरीर में जो जड़ता है, जो हमारे शरीर की हड्डियां है, मांसपेशियां है, हमारे शरीर पर जो त्वचा है, जो अलग अलग मतलब जिसे हम फैट भी कह सकते हैं, फैट है, जो मांसपेशियां है, ये सभी पृथ्वी तत्व का गुण धारण करते हैं। क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे शरीर को एक आकार है, एक वजन है, एक स्थिरता, दृढ़ता और कठोरता है, मतलब हम जिसे स्ट्रेंथ कह सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी की ये सब जो विशेषताएं है, ये हमारे शरीर के भीतर इस रूप में हम देख सकते हैं। तो जो हमारी हड्डियां है, हड्डियों का ढांचा है, ये भी पृथ्वी तत्व है। और हमारे अंदर जो सृजनशीलता है, नवनिर्माण की शक्ति हमारे भीतर है, ये भी हमें पृथ्वी तत्व से ही मिली है। और इसीलिए हमारे पीढ़ियों पीढ़ियों से नई पीढ़ियां उत्पन्न हो पाती है। सभी प्राणियों को शरण देने की क्षमता भी पृथ्वी तत्व में है। और जिसे हम बोलते हैं रूप, रंग, गंध, ये सब विशिष्ट विशेषताएं ये हम पृथ्वी में पाते हैं। हमें पता है मिट्टी को अपना एक अलग अलग रंग है, उसका टेक्सचर है जिसे हम फील कर सकते हैं, उसको अपना एक वजन है, अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे हम रूप बोल सकते हैं, रंग है। और जब बारिश की बूंदे या पानी की बूंदे जमीन पे आती है तो जो एक भीनी भीनी खुशबू उससे प्राप्त होती है, वो गंध भी मिट्टी का अपना एक विशेषता है, अपना एक उसका अलग ऐसा उसका स्वरूप है। और एक बहुत बड़ी विशेषता इस पृथ्वी तत्व में है, और वो है आघातों को झेलने की क्षमता, जो हमारे भीतर भी इसी वजह से है, क्योंकि हमारा शरीर हड्डियों से बना है, मांसपेशियों से बना है, और उसको एक आवरण है जो स्किन का है, त्वचा का है। और हमें भी रूप, रंग, ये आकार, ये सब चीजें इस पृथ्वी तत्व के कारण मिली है। सर नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। आगे का तत्व है जल तत्व। देखिए हमारे सृष्टि में लगभग 70% जल तत्व हमारे शरीर के भीतर, हम रक्त धातु, रस धातु, शरीर में जो विभिन्न सिक्रीशंस बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ये सभी जो द्रव प्रवाही रूप में हमारे शरीर में है, इन सभी चीजों को हम जल तत्व से जोड़ सकते हैं। और हमारे शरीर के भीतर भी जल तत्व का जो मतलब जो काउंट है वो 70% ही है। मतलब पृथ्वी तत्व ये 30% है और जल तत्व ये 70%, 70% हम हमारे शरीर के भीतर पाते हैं। जैसे कि जल तत्व में नमी, उसका प्रवाहीपन, पारगम्यता, मतलब जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, वह चमक, उसकी कोमलता, क्योंकि स्पर्श में जल देखिए कैसे लगता है, उसको अपना एक वजन भी है, और उसको स्पर्श करने पर उसका एक
सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो ठंडा लगता है। मतलब जहां पे गर्म पानी का स्रोत है, अगर उसे हम अपवादात्मक रूप से छोड़ दे तो जल तत्व अपनी ठंडक की वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निसर्गोपचार में निभाता है। पोषण का गुण भी इसी पृथ्वी में जो पोषण का गुण है, जिसके कारण से पृथ्वी मतलब मिट्टी में वनस्पति का निर्माण होता है, वह पोषण मिट्टी में जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व वनस्पति को मिलने के लिए जल तत्व का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पोषण का गुण भी इसी जल तत्व में है। और इसीलिए हमारे शरीर में जो पोषण हर पेशी पेशी तक पहुंचाने का काम जो है, वो रक्त धातु जो है, रक्त धातु के मार्फत किया जाता है। रक्त धातु से वो पूरे शरीर में पोषण, और शरीर में जो भी उत्सर्जक घटक बनते हैं, वो उत्सर्जन मतलब उसका निष्कासन भी जल तत्व से अर्थात रक्त तत्व से ही किया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण बीमारियों से बचने की क्षमता, शुद्धता और पवित्रता, मिट्टी जैसे पदार्थों को बांध के रखने की, उसको इकट्ठा रखने की क्षमता, ये सभी क्षमताएं हमें जल तत्व में मिलती है। और शरीर में जो हम जलन वगैरह महसूस करते हैं, अगर शरीर में कभी जलन होती है या सूजन आ जाती है कहीं पे कुछ चोट लगने के कारण, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसे हम ठंडे पानी के नीचे उस अपने शरीर के उस हिस्से को हम ठंडे पानी के नीचे मतलब रखते हैं। जैसे अगर कभी किसी मधुमक्खी ने काट लिया या किसी विषैले कीटाणुओं का दंश अगर हमें हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे ठंडे पानी से धो लेते हैं। और हो सकता है तो हमारे आंगन में जो तुलसी मैया है, उसके जड़ों में लगी हुई मिट्टी हम वहां पे लगा देते हैं। तो ये क्या है, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। मतलब प्राकृतिक चिकित्सा हमें प्रकृति से जोड़े रहने की सलाह देती है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम प्रकृति से जितना जुड़े रहे और प्रकृति को जितना साफ सुथरा रखे, उतने हम स्वस्थ रह सकते हैं। यही मुझे आज आपके साथ साझा करना है। नेक्स्ट स्लाइड, हम नेक्स्ट तत्व को जानेंगे। ये है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व आप अपने स्क्रीन पे इसका इमेज देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम अग्नि तत्व की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर के भीतर, हमारा जो ये शरीर है, ये 72,000 अब्ज पेशियों से बना हुआ शरीर है। मतलब हमारे शरीर की इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की इकाई है कोशिका, अर्थात पेशी अर्थात सेल। तो हर सेल, हर कोशिका इस तेज तत्व है। तेज तत्व मतलब चैतन्य तत्व है, जो हम आंखों से देख नहीं पाते लेकिन उसे महसूस कर पाते हैं। यही तेज तत्व हर कोशिका में है, इसलिए हमारी हर कोशिका जीवित है और इसीलिए हम भी जीवित है। अब तेज तत्व के मुख्य विशेषताएं क्या है, ये हमें जानना है। ऊर्जा, चमक और गर्मी, ये तेज तत्व अर्थात अग्नि की विशेषताएं है, उसके मुख्य गुण है। शरीर में जल और अग्नि, इन दो चीजों को मिलाकर ही पित्त का उत्पादन होता है। और ये पित्त का उत्पादन जो है, पित्त बनने की प्रक्रिया जो है, ये हमारे पेट में जठर नामक पचन संस्था के जठर नामक हिस्से में होती है। सॉरी। तो ये जो जठर है, इसे हम स्टमक भी बोलते हैं। तो इसमें पित्त का उत्पादन कैसे होता है, पित्त की निर्मित कैसे होती है,
तो जल तत्व और अग्नि तत्व, इन दोनों तत्वों के मेल से पित्त की उत्पत्ति होती है, और यही पित्त को हम जठराग्नि भी बोलते हैं। अभी हमने सबने सुना है कि जठराग्नि जो है, ये जिसका जितना प्रदीप्त होगा, मतलब जितना ये ऊर्जावान होगा, जितना ये तेज पुंज होगा, जितना ये सही स्थिति में होगा, उतना उस व्यक्ति का पाचन तंत्र उचित रूप से अच्छे तौर पे काम करेगा। और जितना हमारा पाचन तंत्र अच्छा काम करेगा, उतना हमने जो भोजन ग्रहण किया है, फिर वो कुछ भी भोजन हो, उस भोजन से यही पाचक अग्नि जठराग्नि उस भोजन द्वारा सप्त धातुओं का निर्माण करती है, जिन सप्त धातुओं से हमारे शरीर का हर अंग प्रत्यंग प्रभावित है, बना है। और ये सप्त धातु कौन से है, तो इसे अगर एक सीक्वेंस में देखें तो हमें पता चलेगा कि अन्न से अन्न रस तैयार होता है, मतलब जो अन्न के पचन के बाद जो रस बनता है उसे रस धातु बोलते हैं। रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से मांस धातु, मांस धातु से मेद धातु, मेद धातु से अस्थि धातु, अस्थि धातु के बाद बनता है मज्जा धातु, और मज्जा धातु के बाद सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट धातु जो हमारे शरीर में बनता है, इन 6 धातुओं के परिपक्वता के बाद, वो है शुक्र धातु। तो हमारे शरीर में जितनी सब संस्थाएं हैं, जिनके कारण हम सभी क्रियाएं उचित ढंग से कर रहे हैं, उन सभी संस्थाओं में ये 7 धातु जो है ये सम्मिलित है। और ये जो सब धातु है, ये तेज तत्व से उत्पन्न होने वाले धातु है, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर हर अंग प्रत्यंग में हमें ये तेज तत्व या चैतन्य तत्व देखने मिलता है। और इसके और विशेषताएं क्या है, चमक है, तेज है, उसमें उस तेज में, उस अग्नि में पाचन करने की, शरीर के भीतर चयापचय की प्रक्रिया, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो प्रक्रिया पूरी करने की इसमें शक्ति है। और ये इसीलिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। खाए गए भोजन को पचाने को, उसको अवशोषित करने को, मतलब हमारे शरीर के, मतलब हमारे पाचन तंत्र के आंतों द्वारा इसे अवशोषित करके इसको रस को रक्त में या रक्त में पोषक द्रव्य में परिवर्तित करने की क्षमता इसी अग्नि तत्व में है। और अग्नि का स्वभाव हमें पता है, अग्नि की लपेटें जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो इसकी कारण से, इस गुणधर्म के कारण से ये अग्नि तत्व जो है ये हमारे भोजन को सुपाच्य स्थिति में परावर्तित कर सकता है। अग्नि की और विशेषताएं क्या है, ज्वलनशीलता, ऊर्जा, ऊष्मा, गर्मी, हल्कापन, हल्कापन है इसीलिए ये ऊपर की तरफ जाता है, उसमें चमक है, ये तो हमने देख ही लिया। लेकिन इसमें और एक विशेषता है, जलाने की, कोई चीज को दूसरी चीज में परावर्तित करने के साथ साथ जलाकर नष्ट करने की क्षमता भी अग्नि तत्व में है। और इसी कारण शरीर में कुछ विजातीय या कुछ जो चीजें हमारे शरीर को नहीं चाहिए, उसको जला के समाप्त करने की क्षमता भी इस जठराग्नि में मौजूद है। सर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। आगे का तत्व है वायु तत्व, बहता ही रहता है और इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वायु तत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि वो हमेशा चलायमान है, गतिशीलता ये उसकी प्रमुख गुणधर्म है। और उसके बाद हम
इस चलायमानता को हमारे शरीर के भीतर कैसे पाते हैं? तो हमारे शरीर में हमें पता है प्राण है, और शायद आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, ऐसे 10 प्राण हैं। और जैसे हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर लेते हैं, लेकिन उस हवा से जो चीज हमारे शरीर को चलाने के लिए उपयुक्त है उसे हम प्राण वायु भी कहते हैं। तो प्राण, जीवन शक्ति, वात मतलब शरीर के भीतर जो 10 प्राण है वह, और ये सभी चीजें वायु से मतलब वायु तत्व से उत्पन्न होते हैं। चलायमानता का मुख्य गुणधर्म वायु तत्व में होने के कारण जब ये वायु तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं में से, जिसे हम नाड़ियां भी बोल सकते हैं आयुर्वेद में और किसी किसी ग्रंथों में इसे नाड़ियां के कहा जाता है। और अगर किसी को 1 सेकंड, अगर किसी को योगा के जो सिद्धांत है उसके बारे में गहराई से ज्ञान होगा तो हमारे शरीर के भीतर 3 नाड़ियां बोली गई है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो ये मतलब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ियों से इन प्राणों का वहन होता है, मतलब वायु का वहन होता है। और यह वायु इसमें से प्रवाहित होता है, तब जाके मांसपेशियां, तंत्रिका, कोशिकाओं और शरीर के सभी अंग और प्रत्यंगों में पोषण, जीवन शक्ति, चैतन्य, चालना और समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो भी वेस्ट मटेरियल बना है, वेस्ट मैनेजमेंट ये शरीर के भीतर भी चलता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी वायु के माध्यम से इसे बहा के योग्य, उपयुक्त, सुयोग्य स्थान पे लाया जाता है। वायु में किसी भी दिशा में बहने की, घूमने की क्षमता है, बहुत जड़ चीजों को हिलाने की क्षमता है। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ भी जब आंधी तूफान आता है तो उसमें गिर जाते हैं। और इन मुख्य विशेषताओं के साथ साथ इसमें और एक विशेषता है कि इसमें अपनी कोई छाया नहीं है, और ये बहुत ही इसमें सूखापन है, ड्राइनेस है। जो हम हवा में हम बोलते हैं, जब हवा में पानी का स्तर है ये जब ज्यादा रहता है तो हम उसे बोलते हैं कि हवा में आर्द्रता ज्यादा है। अदरवाइज जो गर्मियों में हम देखते हैं कि हवा बहुत सूखी सूखी, रूखी रूखी, हम उसे पाते हैं। अगला तत्व है सर, नेक्स्ट तत्व है हमारा जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने शुरू में बताया कि यह सर्वव्यापी है, यह हर जगह है, इसकी ना कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है, मतलब ये अनंत है। इसे जानना आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितना हम इसे जानते हैं उतना यह अनजाना रहता है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे है, वैसे जल तत्व कहाँ पे है, वायु तत्व हमें हर कोशिका में प्राण वायु पहुंचता है, लेकिन हमारे जो हमारी श्वसन संस्था इसके भीतर हम ये वायु तत्व को स्थूल रूप में पाते हैं। और उसके बाद जो तेज तत्व है उसको हमने देखा कि ये तेज तत्व हमारे जठर के अंदर है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप में जाने तो ये तेज तत्व हमारी जो चेता संस्था है, मतलब हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसके प्रणाली में भी ये तेज तत्व है। और इसी के कारण हमारी बुद्धिमानी और सब जो चीजें हैं ये
अपना प्रभाव छोड़ती है। अब इन तत्वों को हमने देखा कि हमारे शरीर के भीतर कहाँ कहाँ पे है। अब जानते हैं कि आकाश तत्व हमारे शरीर के भीतर कहाँ पे है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। बाकी तत्वों को तो हम जान सकते हैं कि ये शरीर के भीतर कहाँ होगा, लेकिन ये आकाश तत्व शरीर के भीतर कहाँ है ये जानना हमारे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आकाश जो कि स्थिर है, इसमें वायु जैसी अस्थिरता नहीं है। ये प्रकृति में ठंडा है क्योंकि इसमें तेज तत्व जैसे आग या गर्मी नहीं है। आकाश विरल है क्योंकि जितना जितना हम ऊपर जाते हैं हम पाते हैं कि आकाश और ऊपर है, और उस वो बहुत ही हल्का है जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो है। जैसे जल और पृथ्वी में जड़ता है, वैसा आकाश तत्व में इस जड़ता का भी हम अभाव देखते हैं, क्योंकि इसमें अपना खुद का कोई वजन है ही नहीं। अन्य सभी तत्व इस आकाश तत्व ने धारण किए हैं। देखिए, पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व हो, तेज तत्व हो या वायु तत्व हो, ये सभी तत्व किसके भीतर मतलब इकट्ठे हुए हैं, किसके अंदर है। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये जो अवकाश है जिसके नीचे हम है, उस अवकाश तत्व ने इन चारों तत्वों को धारण किया है। इसलिए आकाश तत्व को इन चारों तत्वों का मूल आधार भी कहा गया है। अन्य चार तत्व जब तक आकाश तत्व में सम्मिलित नहीं है तब तक वो निष्क्रिय अवस्था में है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अभी जानते हैं कि यह आकाश तत्व हमारे शरीर के भीतर कहाँ है। जैसे मराठी में आकाश तत्व को निर्वात पोकळी भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर के भीतर जहां जहां पे ये हॉलो स्पेसेस है, निर्वात पोकळी, इसे हिंदी में क्या कहना चाहिए? हिंदी मेरे लिए इतनी मतलब कॉमन नहीं है, मैं हिंदी में बहुत ज्यादा बात करने का मौका मुझे नहीं मिलता, तो शायद मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए नहीं मिलेगा हिंदी में। तो ये जो खाली स्पेस, हॉलो स्पेस जो हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म भी हॉलो स्पेस हो या बड़ी हॉलो स्पेस हो, वहां सभी स्पेस में ये आकाश तत्व है। फॉर एग्जाम्पल बोले तो सबको पता होगा, साइनस, ये वर्ड हमने सबने सुना है। हमारे चेहरे के ऊपर जैसे हमारी ये जो आईब्रोज है इसके ऊपर है ना, फिर हमारे आईज के नीचे, ये नाक के पास, यहाँ पे हॉलो स्पेसेस है जिसको साइनसेस कहा जाता है। और इन हॉलो स्पेसेस में जैसे मैंने आपको बताया आकाश तत्व है। तब जब इन साइनसेस में कफ जम जाता है, कफ की वृद्धि जब हमारे शरीर में होती है, या हम बाहरी औषधियों से हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कफ को बाहर निकलने से रोकते हैं, तब ये कफ शरीर के अंग प्रत्यंगों में जमा होने लगता है। तो वैसे ही जब ये कफ हमारे साइनसस में जमा हो जाता है तो जो तकलीफ हमें होती है उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। मतलब क्या होता है, साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, वहां पे दर्द होता है, वहां पे आपको बाहर से भी टेंडरनेस, लालिमा दिखती है और बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसे साइनोसाइटिस है। तो जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है उसमें साइनस पंक्चर किया जाता है, साइनसेस को ऑपरेट किया जाता है और इनको क्लियर करने की प्रोसेस की जाती है। लेकिन निसर्गोपचार क्या बोलता है? तो जो प्राकृतिक उपचार चिकित्सा है, इसके माध्यम से अगर हम इस साइनोसाइटिस को, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, तो इसे अगर हमें ठीक करना है तो हमें क्या करना है, इसका हमने जड़ क्या ढूंढी है कि आकाश तत्व वहां पे है, कहाँ पे है, साइनसेस में है। और उन साइनसेस को अगर हम स्वच्छ कर दे
मतलब आकाश तत्व को उसके मूल स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में हम उसे बना दे। अर्थात क्या करना है, वहां जमा हुआ कफ हमें निकालना है, मतलब वहां उसको, वहां से हम जिसे बोल सकते हैं झाड़ू पोछा लगा के साफ कर देना है। और ऐसा अगर हम करते हैं तो साइनसाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है। मतलब क्या है, जो ये 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना है, जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे अगर पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, हमारा वजन बढ़ गया, ओबेसिटी हो गई, है ना। तो हमें इस पृथ्वी तत्व को कम करेंगे, जड़ता को कम करेंगे, मतलब वजन को कम करेंगे, तो हमारे शरीर में ये जड़ता बढ़ने के कारण कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, तो हमें हड्डियों से, मांसपेशियों से, अपने जॉइंट से जुड़े हुए अनेक व्याधि पृथ्वी तत्व के बढ़ने से होती है। तो हमें वजन कम करना, मतलब ओबेसिटी कम करना, यह अगर हमें चीज अगर प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा करनी है, तो हमें अपनी पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और तेज तत्व, इन चारों तत्वों का उपयोग करना पड़ेगा उपचारों में। तब जाके हम हमेशा के लिए ओबेसिटी और उससे उत्पन्न होने वाली कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारा शरीर बीमार होता है, तो एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक क्या करेगा, उस बीमारी की जड़ ढूंढेगा और उस जड़ को ठीक करेगा। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है, ये प्राकृतिक चिकित्सा कैसी करनी है ये नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे स्वस्थ रहने का मार्ग क्या है। तो ये मार्ग के जो पॉइंट्स है वो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें दिए गए हैं। ये पॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें महसूस होगा कि सैकड़ों साल पहले से, हम बोल सकते हैं हजारों साल पहले से, हमारी प्राचीन सभ्यता ने जो जीवन जीने के लिए कुछ नियम हमें बताए थे, उन नियमों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो शायद ही हम बीमार पड़ेंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा को लोग आज भी प्रिवेंटिव मेजर के रूप में ज्यादा उसको वेटेज देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो प्राकृतिक प्रेरणाओं के प्रति सम्मान रखना, मतलब जब भूख लगे तभी खाना, जब प्यास लगे तो प्यास लगने पे शुद्ध जल ही पीना, ना कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना। ये हमारे शरीर के साथ अन्याय होगा। दिन और रात की जो श्रृंखला है उसके साथ प्रकृति के इन रात दिन की नियमों का पालन करना, अर्थात हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको जैविक घड़ी हम बोल सकते हैं, ये घड़ी हमारे शरीर के भीतर फिट है। इसी घड़ी के कारण एक उचित समय पे हमारी नींद खुलती है, एक समय ठीक आने पे हमें नींद आने लगती है, मतलब रात होने पे जब शरीर थकान महसूस करता है और रात हो जाती है तो हमें उबासियां आने लगती है, ऐसे लगता है कि सो जाए। लेकिन तब अगर हम मोबाइल, टीवी या अन्य कोई चीजों में व्यस्त हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर के भीतर जो ये जैविक घड़ी है, ये इसका संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा ही भूख, योग्य समय पे भूख लगती है, और अगर हम उस समय पे अपने शरीर को योग्य आहार नहीं देते हैं, पृथ्वी तत्व का ग्रहण हम आहार के रूप में ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीज हम खाते हैं वो हम किस
किससे पाते हैं? तो पृथ्वी से ही पाते हैं। तो जो भी चीज हम खाएंगे, मतलब जो घन पदार्थ हम ग्रहण करेंगे, वो सभी पदार्थ हमें पृथ्वी तत्व को ग्रहण करने का एक माध्यम है। और ये पृथ्वी तत्व हमें पोषण देता है, हमारे शरीर को बनाता है, उसका विकास करता है और उसको सुचारू रूप में चलाता है। तो ये पृथ्वी तत्व अगर हमने योग्य तरीके का आहार ग्रहण नहीं किया तो ये डिस्टर्ब हो ही जाता है, ये बिगड़ जाता है। जैसे प्रकृति में है कि हमने उसमें गलत चीजों का इस्तेमाल किया, गलत चीजें इधर उधर डाल दी, जैसे प्लास्टिक हमने पानी में, जमीन पर, मिट्टी में डाल दिया, तो उन प्रकृति के इन तत्वों को हम प्रदूषित कर रहे हैं। वैसे ही शरीर के भीतर अगर हमने अयोग्य चीजों का ग्रहण किया, प्रदूषित तरीके से हमने इन 5 तत्वों को सेवन किया, तो हमारी प्रकृति भीतर की भी अशुद्ध हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी और उसका नतीजा होगा हम बहुत अलग अलग बीमारियों के शिकार बन जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक आहार और व्यायाम का महत्व भी बहुत अधिक है। शरीर और मन की आंतरिक और बाहरी पवित्रता अच्छी रखना ये भी बहुत जरूरी है। अभी शरीर के भीतर के और बाहर के इन 5 तत्वों को शुद्ध स्वरूप में बनाए रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसे हम आगे और अच्छे से जानने वाले हैं। इसलिए हमें दैनिक दिनचर्या अच्छी रखनी है, ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या भी अच्छी रखनी है, शरीर को श्रम और उचित जो व्यायाम है उसको देना है, उसके साथ साथ योग्य मात्रा में आराम भी करना है, क्योंकि आराम में राम है। आराम में राम मतलब राम मेरे में बस जा, ऐसे हम आराम को अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके लिए हमें गहरी नींद की आवश्यकता है। तो ये गहरी नींद और सबसे महत्वपूर्ण है मन की प्रसन्नता, मन की शांति, मन की स्थिरता और सुकून जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो है उसमें खुश रहने की हमारी मनस्थिति, हमारे संस्कार हमें अगर है, जैसे स्थिति हमें मिली है, उस स्थिति में हमें खुश रहना हम सीख जाते हैं, तो हम हमेशा प्रसन्नता भीतर से अनुभव करते हैं। तो अपने मन को प्रसन्न रखना, इससे हम हर उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बोला है संतों ने, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। तो मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। और इन सभी जरूरतों को, मतलब हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या जरूरी है, मतलब अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है हमेशा, तो हमें क्या चाहिए? तो हमें स्वच्छ हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीजें अगर हमें शुद्ध स्वच्छ स्वरूप में प्राप्त होती है, जो कि हमारा बेसिक अधिकार भी है, तो ऐसा अगर हमें हमारा पर्यावरण साफ रखने में अगर हम सफल हो जाएंगे और हमें स्वच्छ स्वरूप में हवा, पानी और भोजन मिलेगा, तो हम हमेशा ही स्वस्थ रह सकेंगे और 100 सालों तक हम पूरी कार्य क्षमता से जी पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको पिक्चर दिख रहे हैं, जो आपने इससे भी बहुत हॉरिबल पिक्चर्स भी देखे हैं। तो ये मैं एक प्रतीकात्मक पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि पर्यावरण का जो हमारी वजह से, क्योंकि पर्यावरण में जो भी पोल्यूशन, प्रदूषण हम फैला रहे हैं, जिसके कारण हम अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं, और ये सब स्वास्थ्य पे, इस
पर्यावरण को हमने जो क्षति पहुंचाई है, जो हानि पहुंचाई है, और आज भी पहुंचा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा रहे हैं, इसका पूरा दुष्प्रभाव पूरे सृष्टि पे, पूरे सृष्टि के चक्र पे, सभी सजीवों पे हो रहा है, और उसके साथ साथ हम पर भी उसका असर हो रहा है। और ये तो वैसी ही बात हो गई, आ बैल मुझे मार, मतलब अपने ही पैरों पर हम खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पर्यावरण की प्रदूषण के कारण कई तरह की हानियां होती है, जिसमें से कुछ में आपको समय की पाबंदी है, तो स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर होता है वायु प्रदूषण के कारण। जैसे अनेक बीमारियां आंखों से, नाक और मुंह से, गले से संबंधित, वैसे ही अपने फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियां, कैंसर तक, मतलब इतनी जिसे हम फेटल बोल सकते हैं, ऐसी फेटल बीमारियां जैसे हृदय रोग है, स्ट्रोक है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसी भी बीमारियां, सिर दर्द, खांसी, निमोनिया, उल्टी, सर्दी जुकाम, ऐसी बहुत सारी बीमारियों के शिकार हम हो सकते हैं। लेकिन फेटल बीमारियां भी पोल्यूशन के कारण हो रही है। ये तो अभी सब पूरे विश्व को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। इसके साथ साथ इस पोल्यूशन का प्रभाव अभी गर्भावस्था में जो शिशु है उसके ऊपर भी हम देख पा रहे हैं। ऐसे भी वीडियोस है जिसमें जन्म से पहले ही मृत्यु का खतरा हो गया है, बच्चे का ठीक से पेट के अंदर गर्भावस्था में बच्चे की ठीक से ग्रोथ न होना, बच्चे का वजन कम होना, बच्चे में कुछ विकलांगता होना, ये चीजें भी पोल्यूशन से, मतलब हमारे पर्यावरण में जो गंदगी हम फैला रहे हैं उसके कारण हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड हम जानेंगे, देखेंगे। पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। इसके आगे की स्लाइड भी हम अभी देख सकते हैं। पर्यावरण पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड की रेन है, बहुत भयानक ऐसा स्मॉग जो हम देखते हैं, उसकी न्यूज हम पढ़ते हैं और देखते हैं, वो सब जो एयर पोल्यूशन है, वॉइस पोल्यूशन है ना, उसका भी जो दुष्प्रभाव है वो भी हम देख रहे हैं। और इसका दुष्प्रभाव अभी पेड़ों पर, पौधों पर भी होने लगा है। वैसे तो हर साल, नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, हर साल पूरी दुनिया में 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिन करके सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस दिन हम पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर बहुत सारी मतलब हम बोल सकते हैं कि वेबिनार्स वगैरह होते हैं, संगठनों द्वारा कुछ उस पे सत्रों का आयोजन किया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार्स होते हैं, कैंपेन किया जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज भी लगातार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, लैंड में जो डंपिंग हो रहा है पूरे वर्ल्ड में वेस्ट प्रोडक्ट्स का, इसके कारण पर्यावरण को बुरी तरह से क्षति हो रही है। इसकी और इस इतना बुरा प्रभाव इसका हो रहा है कि इसका असर आज हम हर सजीव घटक पर, मतलब सृष्टि के हर सजीव घटक पर इसके गंभीर बुरे परिणाम हम देख रहे हैं। इसके जो इससे होने वाली हानि है उसे हमें झेलना पड़ रहा है, और शायद हमारे आगे की कई पीढ़ियां हमारे द्वारा फैलाए गए इस पोल्यूशन के दुष्प्रभावों को उनको झेलना पड़ेगा। यह एक बहुत चिंता करने जैसी और बुरी बात है, जिसपे बहुत काम करना लोगों ने शुरू किया है।
आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कितने सालों से ये काम बहुत दिल से कर रही है। यहाँ पर जो विशाल सोनकुड़ सर ने मुझे आमंत्रित किया है, इनसे जुड़ने का कारण यही है कि इनका जो सागर मित्र अभियान है, जिससे ये कैरी बैग्स को स्कूल के बच्चों द्वारा उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ सूखा प्लास्टिक, जिसको कोई कबाड़ी वाला नहीं खरीदता, उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, और उसके कारण ये जगह जगह पे ऐसे ही डंपिंग इसका हो रहा है, जो जिसका विघटन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जिसका विघटन होने में सैकड़ों साल लगेंगे। ऐसा इसको रिसाइकल करने के लिए और इसको कैसे बच्चों को भी ये संस्कार मिले कि इस प्लास्टिक को हमने सही जगह पे देना है, इसके लिए सर जिस शिद्दत से सर काम कर रहे हैं, आपको हैट्स ऑफ है। और आपको मैं बाय हार्ट आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे यहाँ इतने बड़े मंच पर और इतने विशेषज्ञों में, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन इनके भीतर बोलने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया, इसलिए भी मैं आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन इससे ज्यादा मैं आपके लिए कृतज्ञता इसलिए भी रखती हूँ कि आप सब लोग इतना बड़ा अभियान के हिस्सा है और इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि मैं भी इस अभियान में एक छोटी गिलहरी का भी मिला तो भी चलेगा, ऐसा रोल मैं कुछ कर पाऊं, आपके साथ भी मैं कुछ कार्य कर पाऊं। और आप सभी लोग इस वेबिनार में आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर को तो धन्यवाद है ही, आपके इस तापी नदी का जो ये अभियान है, इसके जो फाउंडर है उनको और सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो मतलब 9:30 हो चुके हैं, इसलिए मैंने आगे का जो मेरा पीपीटी का जो स्लाइड था वो मैंने स्क्रॉल करने को बोला नहीं है सर को, लेकिन ये मैम लास्ट आप स्लाइड। मैम आप बात हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम का ये नहीं करते कि इतने मिनट में खत्म करना है। अगर आपके 2-3 स्लाइड है तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत 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 धन्यवाद। तो मेरे मतलब जो 27 साल से मैं ये प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य कर रही हूँ, तो इसका प्रकृति के साथ जो बहुत हम बोल रहे हैं जो गहरा मेल है, उसके जो पांच मतलब 5 तत्वों का जो हमारे जीवन से संबंध है, सह संबंध है अपने आरोग्य से, उस संबंध को दर्शाने वाले जो वर्ड्स है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। हमारे नेचर क्योर का एक सबसे बड़ा स्लोगन है, मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। तो बस इसमें अभी शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध धूप और शुद्ध हवा ऐसा जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा स्लोगन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हवा के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ऑक्सीजन प्राण वायु कुछ मिनटों के लिए नहीं मिला तो हम सीधा भगवान के पास चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, बिना अन्न के हम कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के, बिना प्राण वायु के हम कुछ मिनट भी जी नहीं पाएंगे। तो इस हवा को अगर हम शुद्ध और योग्य तरीके से ग्रहण कर सकते हैं तो इस हवा का महत्व इस वाक्य से हमें अधोरेखित होता है। ये वाक्य है, एक हवा 100 दवा। ये भी नेचर क्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। आगे का स्लोगन है, ये सूर्य तत्व तेज तत्व के बारे में है।
ये एक्चुअली संस्कृत ये है वैद्यो नारायणो हरि। हमें पता है सूर्य को नारायण, सूर्य नारायण कहा जाता है। तो ये जो सूर्य भगवान है ये सबसे बड़ा वैद्य है। वैद्य जिसे हम डॉक्टर बोलते हैं, तो सबसे बड़ा वैद्य कौन है? तो सूर्य भगवान है, ऐसा इसका अर्थ होता है। सबसे लास्ट है औषधम जानवी तोयम, मतलब शुद्ध जल अगर हम योग्य मात्रा में योग्य समय पे प्यास लगने पर योग्य तरीके से ग्रहण करते हैं तो यह जल हमारे शरीर के भीतर जाने के बाद औषधि जैसा काम करता है। औषधि क्या करती है? हमारे शरीर से रोग को हटाती है। तो जल क्या करता है? मैंने आपको जल तत्व के बारे में बताते हुए बोला था कि जैसे जल तत्व पोषण प्रदान करता है, वैसे ही जल तत्व शरीर में बने विजातीय द्रव्यों को, जैसे जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उस अन्न से जैसे पोषक घटक निर्माण होते हैं, वैसे जो मल घटक है वो भी निर्माण होता है ना। वैसे ही रक्त से मूत्र की भी निर्मित होती है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसे शरीर के बाहर निकालना जरूरी है, तो ये बाहर निकालने का काम जल तत्व से किया जाता है, क्योंकि जल तत्व में प्रवाहित होने की का गुणधर्म है, बहा के लेके जाने का गुणधर्म है। इसलिए जल तत्व शरीर के भीतर औषधि जैसा काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड है, ये है विनोबा जी ने जो गीताई लिखी हुई है, इसका रेफरेंस हमेशा हम हमारे निसर्गोपचार में देते ही है, क्योंकि शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, उसका वो पूजनीय है, वंदनीय है, यह पता है, लेकिन गीता में हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमने क्या क्या करना है इसके बारे में भी ज्ञान दिया हुआ है। इसमें हमने आहार कैसे ग्रहण करना है इसके बारे में भी ज्ञान दिया हुआ है। यह बात काफी लोगों को शायद पता न हो, तो गीता को एकदम सहज और सुंदर ऐसे मराठी में जिन्होंने अनुवादित किया है वो परम पूज्य विनोबा जी भावे, उन्होंने एक सुंदर श्लोक बोला है, जिस श्लोक को अगर हम अच्छे से जान ले तो शायद हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें स्वस्थ पूर्ण रहना है, आरोग्य संपन्न रहते हुए हमारे पूरे जीवन काल में हमने जो जो एम्स डिसाइड किए हैं, गोल्स डिसाइड किए हैं, उन सभी गोल को हमें पाना है तो हमने क्या करना चाहिए, कैसा हमारा आहार हो। ये बात बस मैंने इतना ही एक श्लोक आपके सामने रख रही हूँ। श्लोक वैसे मराठी में है, सत्व प्रीति सुख स्वास्थ्य आयुष्य बळ वाढवी, रसाळ मधुर स्निग्ध स्थिर आहार सात्विक। देखिए इसे मैं अच्छे ढंग में बोलकर आपको एक बार और बताना चाहूंगी। सत्व प्रीति सुख स्वास्थ्य आयुष्य बळ वाढवी, रसाळ मधुर स्निग्ध स्थिर आहार सात्विक। मतलब जिस आहार में रस है, मधुरता है, स्निग्धता है, स्थिरता है, ऐसा सात्विक आहार ग्रहण करने से हमें अपने जीवन में किन चीजों की प्राप्ति होगी, तो हमारे में सत्व गुण बढ़ेगा। हमें पता है हमारे में 3 प्रकार के गुण है, सत्व रज और तम। तो इसमें जो सबसे अच्छा गुण है वो है सत्व गुण, तो हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ेगा। प्रीति मतलब सबके ऊपर करुणा का भाव रखने का गुण बढ़ेगा। हमारे भीतर सुख की अनुभूति बढ़ेगी,
हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा हमेशा, और हमारा आयुष्य भी बढ़ेगा, मतलब हम दीर्घायुषी बनेंगे, हमारे शरीर का बल भी बढ़ेगा। तो देखिए, ऐसा आहार जो है वो है शाकाहार, जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। रसालता मतलब रस धातु, मधुरता, स्निग्धता, स्थिरता और सात्विकता, इन सभी गुणों से परिपूर्ण ऐसे सृष्टि से मिलने वाली हर चीज हमें आरोग्य प्रदान कर सकती है। बस एक ही उसमें हमने खुद को एक अच्छी आदत लगानी है कि हम सृष्टि से मिलने वाली हर भोजनीय चीज को ज्यादा से ज्यादा नैसर्गिक प्राकृतिक रूप में ही सेवन करने की कोशिश करें, उस पर कम से कम अग्नि संस्कार उस पर करें। तो आगे की स्लाइड हम देखेंगे। लास्ट की थी लास्ट स्लाइड इसमें। थी। यस, इसमें एक लास्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने वो कट कर दी क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। मुझे इतना ही बताना है कि 3 चीजें हैं जिससे हम अपने आप को कभी छुड़ा नहीं सकते। उसमें एक है मृत्यु, दूसरा है परिवर्तन, और तीसरा है हमारे अंदर बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब जो तीसरी चीज है वो है अपशिष्ट, है ना। हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे द्वारा, हमारे बाहर और हमारे अंदर हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट बनता ही है। तो हमने यही कोशिश करनी है कि हमारे खुद के हमारे मतलब हम जो कर रहे हैं उससे कम से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बने, और हम जिसे कभी मतलब हम इस चीज से हम कभी ही भी छुटकारा नहीं पा सकते, न मृत्यु से, न परिवर्तन से, न कि अपशिष्ट पदार्थों से, मतलब जो ऐसा पदार्थ जो त्याज्य करने लायक है। तो इन चीजों को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका बेहतर तरीके से प्रतिबंध कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, और खुद को, सृष्टि को हम स्वास्थ्य पूर्ण अवस्था में रख सकते हैं। तो इतना बोल के मैं विराम लूंगी। सर, विशाल सर, मैं मुझे आपने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, मैं आपके बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी के जिन्होंने मुझे आपका कीमती समय देके सुना, उनके भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके संस्था में जो मुख्य संस्थापक और पदाधिकारी है, सबके मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनल मैम। मैं अकेला ना, हमारी पूरी टीम है आओ तापी नदी को जाने। मैं तो एक इसमें हिस्सा हूँ, और सारे लोग मिलाकर ये सारा अभियान चला रहे। तो मैं सबसे पहले हमारे जो सीनियर मेंटर है बीला पाटिल सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात रखे, फिर हम सभी से बात करने की अ, उनके जो फीडबॅक है उनको कहेंगे। नमस्कार सरांना आणि शुभ संध्याकाळ सर्वांना. धन्यवाद। माझ्या आणि ताईंनी म्हणजे एवढं म्हणजे खूप म्हणजे आम्ही पाण्यावर काम करतो जे प्रश्न येत नाही, पण पाणी आणि त्याच्यापासून तुम्ही पूर्ण म्हणजे पंचमहाभूतांची सायकल जी सांगितली, आणि खरोखर आहे, बरोबर आहे. पाण्याचं सूर्यप्रकाशानंतरच वाफ होते, हवा त्याला वर घेऊन जाते, आकाश त्याला संरक्षित करते, आणि परत ते जमिनीवर राहतं, आणि परत ते पाणी स्वरूपात आपल्याला भेटत असतं. खूप छान म्हणजे माहिती दिली तुम्ही.
आणि आपण एक विसरतो. खरं तुम्ही म्हटले आता की मी उदाहरण जळगावचं देतो तुम्हाला लागल्यास. जर पहिले एमजे कॉलेजमध्ये निघाल्यानंतर आपण टावरजवळ पोहोचायचो, तेव्हा फक्त बोटावर 4-5 दवाखाने होते बघता बघा. आता तुमच्या कॉलेजच्या पूर्व, उत्तर, दक्षिण आणि रस्त्याने जाताना जर 50च्या वर तुम्हाला दवाखाने दिसतील. आणि मी हे सांगेल की ह्या सर्व असू द्या, लोकसंख्या वाढली प्रश्न येत नाही, परंतु सोबत जे आपण आहार विहार आणि पंचमहाभूतांचा आपण जो पंचमहाभूतांना जर अपमानित करतोय, म्हणजे मी थोडं अपमानच करतो, मी सांगेन थोडक्यात, म्हणजे विशेष म्हणजे. कारण की आपण सहज माझ्या संबंध माझ्या घरापुरता आपण ठेवतो. मला काय घेणं नाही, माझ्या घरातलं पाणी गेलं, माझ्या घरात वेस्टेज गेलं, माझ्या घरात प्लास्टिक गेली, माझ्या घरात मला काही घेणं नाही. तुम्ही रस्त्याने जाताना बघा, जिथे जिथे नाला नदी असेल तिथे सहज फेकलेल्या बाटल्या असतील, घाण असतील, गटारी वाहतात. आणि तुम्ही एवढं म्हणजे खूप म्हणजे खरोखर सांगितलं, आपलं शरीर हे अगदी बुडबुडा म्हणतो, पाण्याचा बुडबुडा आहे बरोबर. आपल्या शरीरात म्हणजे माणसामध्ये जवळजवळ 60% असतं आणि शरीरामध्ये 65% पाणी असतं. आपले किडनी किंवा लंग्स किंवा असं ब्रेन याच्यामध्ये जवळजवळ 80 ते 85% पाणी असतं. तरी मी और तुम्ही आपण सर्व विसरून चाललं की पाणी पिताना म्हणा की आपल्याला पाणी शुद्ध होतच नाही. म्हणजे किती फिल्ट्रेशन केलं, हे केलं, ते केलं, पाणी शुद्ध होत नाही. ते फक्त स्वच्छ असतं. इव्हन टीव्हीवर सुद्धा आपण बघतो पाणी शेप, म्हणजे असं ते शुद्ध म्हणत नाही, स्वच्छ म्हणतात. ॲडव्हर्टाईज जे करतात ना पाण्याचे फिल्टरचे, पण ते शुद्ध म्हणत नाही. म्हणजे एवढं असताना आपण त्याच्याकडे खूप दुर्लक्षित आपण करतोय. आणि तुम्ही शेवटी मृत्यू परिवर्तन आणि जे सांगितलं, वेस्ट वेस्ट कुठे आहे? शरीरातला वेस्ट आहे, आपण जे सकाळी खातो, यूज करतो. आणि प्लास्टिकने एवढा मोठा भस्मासूर, म्हणजे अगदी गल्ली गल्लीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी सकाळी उठल्यापासून तर संध्याकाळपर्यंत झोपेपर्यंत. आता मी सुद्धा लॅपटॉपवर बसलेलो आहे, माझ्यासोबत एक मोबाईल आहे, माझ्याकडे पेन आहे. आणि मी तुम्हाला एक आता इथे एक उदाहरण सांगतोय, म्हणजे मी पण पाण्यावर काम करत असल्यामुळे सर्वांजवळ मोबाईल आहे आता. म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येपेक्षा मोबाईलची संख्या जास्त आहे भारतामध्ये. आता जर बघितलं, प्रत्येकाला 2-2 मोबाईल आहे. आणि मोबाईल बनवण्यासाठी जवळजवळ, मी मोबाईलचं उदाहरण सांगतो, 12,000 लिटर पाणी लागतं कंप्लीट मोबाईल बनवायला. जर मी सायंटिफिक दृष्ट्या सांगतो, म्हणजे मी काय म्हणजे अभ्यासानुसार सांगतोय. आणि एक मोबाईलचे जर मी सरासरी आयुष्य पकडलं, 3 वर्ष पकडतो, कारण की काही लोक तर भारी लोक तर 2 वर्षातच फेकतात, काही 6 महिन्यात नवीन मॉडेल करतात. तर माणसाला, म्हणजे मी असेल का तुम्ही असेल, 5 लिटर 6 लिटर आम्ही पाणी पितो क्या काय असेल, म्हणजे पावसाळ्यात आणि आता हिवाळ्यात कमी पितो. म्हणजे सरासरी जर गुणाकार भागाकार केला तर मोबाईल दररोज 12 लिटर पाणी येतं, 10 ते 12 लिटर पाणी पितो त्याचं आयुष्य, म्हणजे जर काढलं टोटल तर. आणि हे सायंटिफिक दृष्ट्या सांगतो मी स्वतः मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. आणि मी सुद्धा आभासी पाणी आणि मानवी जीवन याच्यावर मी खूप बोलतो, लिहितो. उद्याच माझं पेपरमध्ये खूप मोठं याच्यावरच, म्हणजे दिव्य सह्याद्रीमध्ये माझा लेख आहे, याच्यावरच पाण्यावर येणार आहे पूर्ण पेज भरून. आणि खरोखर आहे, तुम्ही जे आता जेवढं बरंच काही माहिती आहे, आम्हाला सुद्धा माहिती आहे, तुम्ही जे सांगितलं, म्हणजे एक तुम्ही गीता वगैरे वगैरे ह्या ज्या सर्व गोष्टी, श्लोक वगैरे, विनोबा भावे वगैरे, या खूप महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचणार. तुम्ही आम्ही जरी ते 7-8 लोक जरी असलो तरी, आता तुम्ही जे बोलले मी ते पुढच्या 10 लोकांना सांगेल, ते पुढच्या 10 लोकांना सांगतील. आणि तुम्ही रेकॉर्डेड आहे तुमचं आता हे, असे बरेच जण बघतील. आणि ही चेन आहे म्हणजे. आणि असंच तुमच्यासारखे वक्ते आम्हाला पण भेटत गेले तर आम्हाला पण खूप चांगलं. आणि मी पुण्यातून बोलतोय, पण जळगावचा असल्यामुळे मला एक वेगळंच हे असतं जळगावचं कोणी आलं तर. धन्यवाद ताई साहेब, धन्यवाद विशाल, सर्व सरांचे. मी आमचे संजू बरोदे सर, म्हणजे मध्य प्रदेश सुद्धा जॉईन केले तिथे. धन्यवाद धन्यवाद ताई साहेब, दिल्यासाठी धन्यवाद. सर. संजू सर, संजू कुमार सर, प्लीज अनम्यूट. अनम्यूट कीजिए सर. सभी को प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए अ, सर. थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, आज पूरी वेबिनार पूरी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया। कहीं मैं जर्नी में था, तो थोड़ा अटेंड करते हुआ है, कहीं पूरा सुन पाया, कहीं नहीं सुन पाया। तो लास्ट में जब घर तक पहुंचा मैं, अ, तो थोड़ा सा कहीं बाहर था, तो पर मैं जितना डॉक्टर साहब से सुना अभी, क्या मतलब एक नैसर्गिक उपचार पर प्राकृतिक उपचार और प्राकृतिक आहार को लेकर जो जानकारी दी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का, कि इस मंच के माध्यम से हम आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जो पंच महाभूतों से संबंधित जानकारी मिली था, वह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो जीवन में लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है।
तो आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कहीं बाहर से आया हूँ। पूरे उसको वेबिनार को सुना तो नहीं है, और मैं कल प्रयास करूंगा कि जैसे समय मिलता है तो इसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी तो पूरा सुनने का फिर भी मैं प्रयास करूंगा सर। जी धन्यवाद। शुक्रिया संजू कुमार सर। राधेश्याम दादा, वर्षा पाटिल मैडम, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। राधेश्याम जी। हॅलो, नमस्कार सर. हाँ बोलिए आपण वर्षा। खूपच छान हाँ प्रोग्रामचे आयोजन केले आणि डॉक्टर सोनल पाटील मॅडमने खूपच सुंदर साध्या सोप्या पद्धतीने गायडन्स केलं. त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद. धन्यवाद। राधेश्याम दादा। नमस्कार. खूप चांगलं प्रेझेंटेशन त्यांनी दिलं की 25 वर्षाचा अनुभव, त्याचा परिपाक इतक्या कमी वेळेमध्ये आणि इतक्या मोजक्या शब्दांमध्ये इतका व्यवस्थित मांडलाय. हे खरोखर ऐकून म्हणजे व्यक्तीला एक दृश्य समोर राहतं की प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृतीचा संबंध आणि प्रकृतीचं जे डिटोरेशन होते ते त्याच्यावर आपण काय करायला पाहिजे. खरोखर खूप म्हणजे एक चांगला एक प्रवास जो घडवला कमी वेळेमध्ये आणि इतक्या याच्यामध्ये 25 वर्षाचा अनुभव आपला खरोखर स्तुत्यपूर्ण आहे. प्रकृतीबद्दल एक छोटंसं जे प्रयोग आम्ही सुद्धा त्याच्यासोबत जे छोटंसं काम करतो की प्रकृतीला प्रकृतीशी जर आपल्याला मदत पाहिजे असेल प्रकृतीची, तर त्याच्याशी प्रकृति से हमको मित्रता करनी है तो मित्रता उनमें होती है जिनके कुछ स्वभाव संस्कार एक समान होते हैं. तो हमें प्रकृति के हर तत्व के जो गुण हैं, ये सभी विशेषताओं को, गुणों को थोड़ा-सा चिंतन करके वो अपने में अगर हम धारण करते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व का है कि वो सबका आधार देती, सबको आधार देती है। एक बीज डालो तो उसके 100 हज़ार देती है, या सहनशील है। अ, हर चीज़ जैसे जल का गुणधर्म है, जल के बहुत सारे। शीतल है, फ्री फ्लोइंग है। ये जिस बर्तन में पात्र में डालो उस का वैसा आकार धारण करता है, फ्लेक्सिबल है। ऐसे हर तत्व के अपने-अपने गुण हैं, तो ये गुण अगर हम अपने अंदर धारण करेंगे, तो उनसे इस इन तत्वों से हमारी मित्रता होना स्वाभाविक हो जाएगा और उनकी हमको बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी उसका पक्ष ये भी है कि जैसे अगर हम ये इनके सारे गुण अगर हम अपने में धारण करते हैं, तो ये गुण ही है जो हमको एक अच्छी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ाएँगे, जो हम कचरा कम से कम कैसे निर्माण हो, कैसे उसका व्यवस्थित नियोजन हो, जो चीज़ें मतलब डिसऑर्डर्स को कैसे हम वापस ठीक-ठाक करें उनके मूल स्थान पर। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हम उसमें से ज़रूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का जो आपने प्रेज़ेंटेशन दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद राधेश्याम दादा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोनल मैडम, हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो आपने आज 5 तत्व बोले, तो वो एक अलग तरीके से बोलते हैं कि ये 5 तत्व भगवान है। वो कहते हैं भ से भूमि होता है, ग से गगन होता है, व से वायु होता है, अ से अग्नि और न से नीर यानी कि जल तत्व होता है। तो आज आपने वो भगवान का दर्शन हमें दिया आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम से। जब भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी बात करते हैं अ, पानी के बारे में, तो वो हमेशा कि ये हमारे भगवान है, ये जो पंच तत्व है और उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया, और जैसे कहा कि आ, पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो अंदर है वो बाहर भी है, तो दोनों को हमें बैलेंस करना है, खुद का भी और प्रकृति का भी। जो बाहर की प्रकृति है, तो इसलिए हम सारे लोग जरूर कोशिश करते रहेंगे। और मैं हमारे पूरे आओ तापी नदी को जाने की टीम के तरफ से आपका एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और जाते जाते आपका एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, बाद में मैं संजू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना से आज के ये सत्संग की समापन करेंगे।
मैडम एक छोटा सा संदेश सभी के लिए जाते जाते, और फिर हम समापन की तरफ जाएंगे। प्लीज अनम्यूट। संदेश मैंने देना है। संदेश देने इतनी बड़ी तो नहीं हूं मैं, बस एक रिक्वेस्ट विनंती कर सकती हूँ कि अ, हर घर में जैसे हम बोलते हैं कि एक महिला जब शिक्षित हो जाती है तो पूरा घर जो है वो शिक्षित हो सकता है, होता ही है। वैसे अगर हर घर की महिला को वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट का कुछ हम उनको अच्छे से गाइड करें, और सिर्फ गाइड करना मतलब सिखाना नहीं, तो उनके दिल को छूने वाला कुछ हम उनको उनके लिए प्रेजेंटेशन बना के उनको सभी को ये चीज अच्छे से उनके भीतर उतार दे, तो शायद मुझे लगता है कि ये काम बहुत स्पीड से होगा। क्योंकि महिलाओं में एक और गुण है जिसको हम दुर्गुण के रूप में देखते हैं, कि वो बातें बहुत करती है। जो भी चीज उनको पता चलती है वो तुरंत अपनी सहेलियों से और सबसे शेयर करना शुरू कर देती है। तो अगर अच्छी बात इस ढंग से आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छे फैलेगी। और मुझे लगता है जैसे महिला नारी आज सशक्त है, तो ये नारी सशक्त के साथ साथ स्वच्छ और शुद्ध भारत के निर्माण में भी एक अच्छी भागीदारी कर सकती है। और इसके लिए हम और जो कुछ कर सकते हैं उसमें मैं भी मेरा योगदान देना चाहूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनल मैडम। आप जब महिला के बारे में बातें कर रही थी तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं कि नीर नारी, नारी नदी नारायण नारायण, यानी कि ये सब कुछ जो है एक साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोरिलेटेड है। तो जरूर ये सभी जब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हर एक में वो नारायण बसा हुआ है, शिव बसा हुआ है, जो हमें प्रकृति को बाहर की और अंदर की ढूंढने में मदद करता है। मैं डॉक्टर संजू सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अ, प्रार्थना से इसका समापन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनल मैम। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज आदरणीय डॉक्टर सोनल मैम से जो नैसर्गिक उपचार के बारे में और प्रकृति के बारे में सुनकर बहुत ही एक सुखद अनुभूति हो रही है कि ये इतने अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रार्थना से समापन के लिए तो जैसा कि नैसर्गिक उपचार से सभी का स्वास्थ्य ठीक होता है, वैसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे सूर्य नारायण देव से हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम प्रयास करेंगे कि नैसर्गिक जो प्राकृतिक है आहार विहार के आधार पर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे और उनकी कृपा भी हमारे पर बनी रहे, इस भावना के साथ में शुभकामना का एक की प्रार्थना के साथ में आज के वेबिनार को हम समाप्त करना चाहेंगे। इस प्रार्थना का भाव है कि सभी लोग निरोग रहेंगे, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, किसी को दुख न हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबकी श्रद्धा के अनुसार विवेक का जागृत हो, उनके अंदर मेधा जागृत हो, और उस मेधा के भाव से सभी लोग इस प्रकृति के साथ में जीवन जीने का प्रयास करें, इस भावना के साथ में। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिता गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्यमारोग्यं, देहि मे हव्यवाहनम्, देहि मे हव्यवाहनम्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जय जगत। हम अगले वेबिनार में फिर से मिलेंगे, और हर बार जैसे कि हम यहाँ पर नए नए जो भी महानुभाव आते हैं उनसे नई चीजें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने से बहुत सारे लोग इसमें बाद में आकर देखते हैं, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। तो ये सारी कोशिश हमारे सारे टीम से चल रही है। मैं उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और इसमें जो भी योगदान दे सकता हूँ वो देता हूँ। तो मैं फिर से एक बार सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज के ये सत्संग का हम समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।